मार दूंगा। साउंड कहते हैं हाँ तो मार दे। कहते हैं अभी नहीं, अभी तो पैसों की बात करनी बाकी है। साउंड कहता है तेरी जो भी डिमांड है तू करता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए दोबारा कॉल मत करना। ये बोलकर कॉल काट देता है। जेसन किडनैपर को गुस्सा आ जाता है तो कुछ वायर से हीजू का गला घोटने लगता है। कार आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है तो किडनैपर उसे छोड़ देता है, अच्छे से चलाने के लिए कहता है। देन कहता है ये मजाक नहीं है, समझी ना। तो तेरा हस्बैंड इसे मजाक क्यों समझ रहा है? क्या तेरे हस्बैंड को तेरी चिंता नहीं है? मैं अभी उसे दोबारा कॉल करूंगा, अगर उसने मेरी बात नहीं मानी तो फिर तुम मरने वाली है। दोबारा कॉल करता है लेकिन साउंड कॉल पिक नहीं कर रहा था तो किडनैपर गुस्से में हीजू के गर्दन पे कट मार देता है और गुस्से में इधर उधर लात मारने लगता है। देन कहता है इट्स ओके, पता है ये फोन बहुत ही अलग है, इससे सिर्फ साउंड को ही कॉल किया जा सकता है और इस नंबर को वो 10 मिनट बात करने से पहले ट्रैक ही नहीं कर सकता। वॉइस मॉड्यूलेशन ऑलवेज ऑन किया हुआ है, इसलिए मेरी आवाज वो पहचान भी नहीं पाएगा। और पता है तुम्हारी कार को मैंने पहले से ही हैक किया हुआ था, इतना सब कुछ परफेक्टली प्लान किया था, पर ये तुम्हारा कमीना हस्बैंड मेरा कॉल ही नहीं उठा रहा। फिर कॉल करता है तो इस बार साउंड कॉल उठा लेता है तो किडनैपर कहता है कि मैंने कहा था ना तेरी वाइफ को मार दूंगा। तो साउंड भी गुस्से में कहता है कि हाँ तो मार देना, जब वो मुर्दा लाश बन जाए तब कॉल करना। ये बोलकर फिर से कॉल काट देता है, जो देखकर किडनैपर को तो और ज्यादा गुस्सा आता है। पर साउंड की ये बात सुनकर तो हेजू को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए वो फुल स्पीड से गाड़ी भगाने लगती है, जिससे एक स्लिपरी रोड आने की वजह से उसके टायर्स फिसल जाते हैं, जिस वजह से वो किडनैपर कार के अंदर टकराकर बेहोश हो जाता है। पर सीट बेल्ट होने की वजह से हीजू सेफ होती है। तो साउंड अपने घर के लिए निकलता है। घर में हीजू पहले ही आ चुकी थी, जो अपने इंजरीज का फर्स्ट एड करती है, फिर खाना बनाकर टेबल पे रेडी करती है। थोड़ी देर बाद साउंड आता है, हीजू को अपने सामने देखकर रिलैक्स होता है, कहता है कि तुम जिंदा हो। आज मुझे किसी का प्रैंक कॉल आया था जिसने कहा वो तुम्हें मार देगा, मेरी वाइफ को मार देगा, पर तुम तो जिंदा हो। उसकी बातें सुनकर हीजू को बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी साउंड को असिस्टेंट दोजे कॉल करके बताता है कि उस नंबर को ट्रेस नहीं किया जा सकता, वो नंबर हमारे लोकल टावर्स यूज नहीं करता, पर उस नंबर का पहला 3 डिजिट्स 406 यूएस का एक एरिया कोड है, इसीलिए वो एक वर्चुअल फोन नंबर है जिसे सिर्फ रियल टाइम में ट्रैक किया जा सकता है। यानी वो अगर फिर से कॉल करता है और अगर वो कॉल 10 मिनट तक चलता है तभी हम उस नंबर को रियल टाइम में ट्रैक कर पाएंगे। देन वो साउंड को याद दिलाता है कि कल ब्रिटिश एम्बेसडर की एक इवेंट है जहाँ एक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर की जरूरत है, क्योंकि एम्बेसडर की वाइफ भी बोल और सुन नहीं सकती। तो साउंड हीजू को कल तैयार रहने के लिए कहता है, क्योंकि कल वो हीजू को साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर के तौर पे अपने साथ ले जाएगा। पर हीजू उसकी बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। अपने रूम में आती है तो हीजू की मॉम कॉल करती है, जो हीजू को ही सुना रही थी और डांट रही थी कि अब तक तुमने अपने हस्बैंड के साथ अच्छे रिलेशन भी नहीं बनाए, जरूरत पड़े तो प्लास्टिक सर्जरी करा लो, शेप में रहो, और भी बहुत कुछ सुनाती है। तो उनकी बातें सुनकर हीजू अपने शादी के दिन को याद करती है। 3 साल पहले वो शादी के लिए तैयार होकर बैठी थी, तभी अचानक से कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर आया और उससे कहा कि ये वेडिंग ड्रेस तुम्हारा नहीं है, इसे उतार दो, तुम बस मेरी वाइफ की जगह ले रही हो, हमारी शादी प्राइवेट रहेगी, इसलिए तुम्हें किसी के सामने मेरी वाइफ होने की एक्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसने हीजू सब कुछ उतारने लग जाती है तो उसके ड्रेस उतारने से पहले साउंड उसे अपना कोट पहना देता है और उसे एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने के लिए देता है, जिसकी क्लॉज से हीजू कभी भी डिवोर्स इनिशिएट नहीं कर सकती, स्पेशली किसी इलेक्शन के टाइम नहीं। और थर्ड, साउंड की वाइफ के रूप में हीजू का नाम और चेहरा कभी भी पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। अगर हीजू ने इनमें से कोई भी क्लॉज तोड़ा तो हीजू को 2 बिलियन वॉन की पेनल्टी भरनी होगी। हीजू साइन कर देती है तो साउंड उसे एंगेजमेंट रिंग पहना देता है और उसे कहता है कि इस गलत फहमी में मत रहना कि हम एक मैरिड कपल हैं, क्योंकि तुम्हें एक हॉस्टेज की तरह